हम लोग जो है ज्योग्राफी देख रहे थे ना। और पीछे हम आ गए हैं। हमने इसके बारे में बहुत सारा बात चर्चा किया था पिछले क्लास में। आज एक बार फिर से और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। जनरली पृथ्वी जो है अपने सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। एक होता है कि जीवन की संभावना है, यानी कि भविष्य में जीवन जहां हो सकता है। अगर सवाल पूछ दे तो आपका जाएगा मंगल, लेकिन अगर पूछ दे कि कहां पे जीवन है तो आपका हो जाएगा पृथ्वी। यहाँ पे जीवन है, हम सब लोग जो है तो पृथ्वी के ही वासी हैं। अगर हम आकृति के अनुसार देखें, आकार के अनुसार देखें, तो पृथ्वी जो है यह हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखें तो यह हमारे सौर मंडल का कितने नंबर का ग्रह है? तीसरा ग्रह है ना। पहला आपका जो बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा आपका हो जाता है पृथ्वी। सामान्य तौर पे पृथ्वी जो है यह दो प्रकार से गति करती है। एक को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, दूसरे को परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति जब वह अपने अक्ष पर घूम रही होती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, जिसके कारण जो है घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। और एक दूसरा उसका गति होता है जो अपने अक्ष पर घूम रही होती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमते हुए जब अपने यह कक्ष पर घूमती है, कक्ष यानी कि सूर्य के चारों तरफ, तो उस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। क्योंकि इसके परिक्रमण गति के कारण क्या होते हैं? मौसमें बदलती हैं, वर्ष बदलते हैं, साल बदलते हैं, इसलिए इसके जो है सो परिक्रमण गति को हम लोग वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर उपग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ना ग्रह है, मंगल थोड़ी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और पृथ्वी पर एक साल में जो ग्रहण होते हैं उसकी संख्या कितनी है? 7। जिसमें से अगर 3 सूर्य ग्रहण होंगे तो 4 चंद्र ग्रहण, और अगर 4 सूर्य ग्रहण होंगे तो 3 चंद्र ग्रहण। ठीक है। सामान्य तौर पे चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या के दिन होता है। क्लियर? हेडिंग है आपका पृथ्वी। लिखिए पृथ्वी हमारे सौर मंडल का, पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है, एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, तीसरा, पृथ्वी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे, तथा आकृति के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तथा आकृति के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकृति के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, जल की उपस्थिति के कारण, जल पानी, जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। सामान्य तौर पे ये अक्ष हो गया और ये इसका कक्ष हो गया। ठीक है।
जनरली ये कक्ष जो है आपका, इसके साथ अगर हम एक लाइन पाए तो पैरेलल होगा, सॉरी पैरेलल बोल रहे हैं, 90 डिग्री का होगा एंगल यहाँ पे नहीं। अगर ये वाला एंगल कितना हो गया 23.5 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 में से घटा लेंगे 66.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, इसको अक्ष कहते हैं, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्ष पर, इसी में ना घूमती है सूर्य के चारों तरफ, या कितनी झुकी हुई है 66.5 डिग्री, ठीक है। अक्ष और कक्ष आपको समझ में आया? जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग कहते हैं अक्ष, और जो इसकी कक्षा, जिसके चारों, सूर्य के चारों तरफ जो इसका कक्षा है, जो इसका एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कक्ष। जो अक्ष पर 23.5 डिग्री और कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसमें परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसमें परिवर्तित होती हैं। हो गया? क्या लिखे थे? अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने कक्ष पर, पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, एक्चुअली अक्ष के कारण ये मौसम बदलता है, ठीक है। कक्ष का जो है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अब चूंकि अक्ष का जब आप देख लिए तो निश्चित रूप से कक्ष का भी आपको क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट में, पृथ्वी की दो गतियां हैं, पृथ्वी की दो गतियां हैं, दो गतियां हैं। और आपको पता है आज इंसानों की भी दो गतियां होती है, एक सदगति, दूसरा दुर्गति। जी सर। पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहला घूर्णन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। दूसरा परिक्रमण, इसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण, दोनों साथ में होती है। बिल्कुल दोनों साथ में। अभी आपको हम चर्चा किए हैं एक अक्ष और दूसरा कक्ष। तो अक्ष पर जो पृथ्वी घूम रही होती है ना, अक्ष पर जो पृथ्वी घूम रही होती है उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, और जब कक्ष पर पृथ्वी घूम रही होती है उसी को परिक्रमण कहते हैं। और दोनों एक साथ हो रही होती है। जैसे अब मान लीजिए कि आपका मार्कर है, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है अपने अक्ष पर घूम रहा है, या फिर आप इसको अक्ष मान लीजिए और इस ढक्कन को घुमाइए, तो ये किस पे घूम रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है। लेकिन ऐसे घूमते हुए अगर ये हमारे चारों तरफ घूमने लगे, मान लेते हैं कि हम सूरज हैं, हमारे चारों तरफ घूमने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, परिक्रमण। ठीक है, तो अक्ष पर घूर्णन और कक्ष पर परिक्रमण। क्लियर? पहला लिखिए घूर्णन, रोटेशन, घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं।
घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही, चूंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही, घूर्णन गति के कारण ही दिन बदलते हैं, दिन बदलते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के इस गति को, पृथ्वी के इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी के इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। दूसरा, परिक्रमण, परिक्रमण, रिवोल्यूशन। पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूमते हुए, अपने कक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाने को, अपने कक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाने को, सूर्य का चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरी कर लेती है। लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरी कर लेती है। 365 दिन 6 घंटे में पूरी कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही, परिक्रमण गति के कारण ही वर्ष बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, जिसके कारण इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है, जिसके कारण इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप समझिए। आप लोगों ने बचपन से ही ये बात याद किए होंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। आपने ये भी याद किया होगा कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। रट तो लिए, समझ में कभी आया नहीं कि आखिर ये होता कैसे है। अगर किसी को समझाना हो तो उस टाइम टेढ़ हो जाइएगा। थोड़ा सा इस चीज को समझिए। हम दो आकृति आपको बनाने हैं, इस दोनों को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है आपको 0 डिग्री अक्षांश है। आपने अक्षांश का विदेशांतर नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा है। अक्षांश रेखा जो है वह रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया आपका उत्तर की तरफ तो उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण की तरफ तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक और काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और सेम टू सेम नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक और रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, आपने सुना होगा कि सूर्य जो है दक्षिणायन हो गया है। आपने सुना होगा सूर्य जो है वो उत्तरायण हो गया है। यह शब्द सुने हैं आप? जब हमारे यहाँ सूर्य बिल्कुल उत्तरायण होता है तो हम लोग खिचड़ी मनाते हैं। 14 जनवरी को हम लोग खिचड़ी मनाते हैं। कभी 14 कभी 15 होता है। तो उत्तरायण का मतलब हुआ कि जब अक्षांश रेखा से उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य का उदय होना शुरू होता है तो उसको हम लोग उत्तरायण, और जब इसके दक्षिण की तरफ सूर्य का उदय होना शुरू होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं दक्षिणायन। सामान्य तौर पे आप जब साल भर में सूर्योदय को देखिएगा तो कभी कभी सूर्योदय यहाँ हो रहा होता है। ठंडी के टाइम में सूर्योदय आपको सीधे पता चाहिए यहाँ उगल है सूरज, ऐसा होता है ना? क्योंकि दिन भर आपको सूरज दिखाई नहीं दिया, दोपहर में थोड़ा सा दिखाई दिया यहाँ पे, या फिर सूरज अगर सुबह दिखा भी तो आपको इस कॉर्नर पे दिखाई देता है क्योंकि सूर्योदय ही 8 बजे होता है। 8 बजे सूरज वहां पहुंच चुका होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो है, अब मानते हैं कि ये वाली रेखा हमारी, हम पृथ्वी के बीचों बीच वाले भाग हैं, यानी कर्क रेखा है। ठीक है, ये मेरा हाथ पूरा आप देख लीजिए, ये कर्क रेखा अगर इसको आप मान रहे हैं तो उस स्थिति में अगर सूरज इधर की तरफ उगेगा तो उत्तरायण होगा कि नहीं? इसके उधर अगर उत्तर मानेंगे, इधर दक्षिण मान लेते हैं, इस साइड में उगेगा तो उत्तरायण, इस साइड में उगेगा तो दक्षिणायन। तो जब सूरज आपको इसके इस साइड में उगता है, जैसे अभी के टाइम में, अभी तो बादल लग है, आप अगर सुबह जगेगा तो सूरज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको सूरज यहाँ पे अलग दिखता है। ठीक है, पूरा उत्तर के कोना में उगा हुआ है सूरज। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे, इसको पूरब हम कैसे कह लेंगे? हम लोग मान लेते हैं कि पूरब है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। हमको सीधा एक बात समझाया गया है कि सूरज उगता पूरब में है, डूबता पश्चिम में है। हम बस इतना ही थ्योरी समझ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत यहाँ पे है कि सूरज हमेशा पूरब में ही नहीं उगता, क्योंकि पूरब और दक्षिण के कॉर्नर, पूरब और उत्तर के कॉर्नर पे भी उगता है, पूरब और दक्षिण के कॉर्नर पे भी उगता है। ठीक है, जैसे आप जब रीजनिंग पढ़िएगा तो रीजनिंग में आपको ये दिशा के बारे में जब बताया जाता है तो इसको हम लोग पूरब थोड़े कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट नहीं। पूरब तो केवल यही वाला दिशा हुआ, ईस्ट वाला दिशा ये हुआ। तो जब सूरज इधर उग रहा है तो इसको हम लोग पूरब थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन गांव के लोग अगर पूछे तो मत कह दीजिए कि ना नॉर्थ ईस्ट में उगेगा, मामला खराब हो जाएगा। फिर आपको जो है कहे कि पढ़ लो, तो वो ध्यान रखना है। हम लोग कहते हैं, बोलते हैं कि पूरब दिशा में ही निकलता है, लेकिन एक्चुअली जो है हम लोग को थोड़ा सा यहाँ समझने की देखते हैं। अब एक चीज बताइए, सूरज डूबेगा यहाँ, ठीक है, सूरज यहाँ डूबेगा, लेकिन निकलने के दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर सूरज यहाँ पे निकलेगा तो उसको इस पूरे को क्रॉस करके यहाँ आना होगा। ध्यान रखना, सूरज नहीं चलता, चलती कौन है? पृथ्वी है। लेकिन सूरज की गति ही हमको पता चल रही होती कि सूरज चल रहा है ना, पूरब में उगलता पश्चिम में जा रहा है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं सब सोच लीजिए कि शर्त बताया सूरज चलता है। बिल्कुल सूरज स्थिर है। जैसे हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो बस क्या कहते हैं, पेड़ चल रहा है, घर चल रहा है, कभी पेड़ घर चलते देखे, सब रुका हुआ होता है। उसी तरह से सूरज रुका है, पृथ्वी चल रही है। तो सूरज हमको जो है जब बिल्कुल उत्तरायण होता है तो उस दौरान सूरज हमको यहाँ पे होता है, उगा हुआ होता है। और उस दिन जो तारीख होती है वह क्या होती है? 21 जून। आप लोग बोलते हैं ना कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है।
अब एक बात बताइए कि जनरली हम लोग को एक बात पता है कि सूरज पूरब में निकलता है, यहाँ निकलता है, यहाँ डूबता है, तो यहाँ निकलेगा, यहाँ डूबेगा, तो 12 घंटा का दिन, अब 12 घंटा का रात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूरज को डूबना यहीं पे है और निकलने लगे इधर के तरफ, तो क्या लगता है कि दिन बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा ना, क्योंकि इसको इतना दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा, ज्यादा तय करना पड़ेगा, तो दिन बड़ा होगा। अब सूरज जब बिल्कुल उत्तरायण कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो उस दौरान उसको जो है सो दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है, तो सिंपल सी बात है कि दिन बड़का हो जाएगा। अब यहाँ पे दिन बड़का क्यों होगा? क्योंकि दिन और रात दोनों मिलाकर के 24 घंटा होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब दिन अगर 16 घंटा का हो गया तो सिंपल सी बात है कि रात के लिए कितना बचेगा? 8 घंटे बचेगा ना। तो जब दिन 16 घंटा का हो गया तो दिन भर का नहीं हो गया। क्लियर? यहाँ पे सूरज है, धीरे धीरे जो है यह दक्षिणायन होना शुरू होता है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से चलना शुरू करता है, टाइम ऐसा आएगा जब वो कर्क रेखा पे आएगा। तो जब वो कर्क रेखा पे आएगा तो उस समय दिन जो है सबसे छोटी हो जाएगी और रात जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब आता है तो उस दिन होता है 22 दिसंबर, ठीक है। लेकिन सूरज मानते कहीं एक जगह से चला लिए, यहाँ से चलाए और यहाँ तक गए, फिर यहाँ से चलाए यहाँ तक गए, इसको 2 बार क्रॉस कर दिए सूरज, माने एक चक्कर लगाने में एक बार अगर यहाँ से चलनी शुरू कर दी, यहाँ मान लीजिए इसका घर है, ठीक है, जैसे हमारा घर बिहार में हुआ और हम जा रहे हैं दिल्ली कमाने, तो हम कमाने गए हैं दिल्ली, कमा कर फिर रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जिस रूट से हम गए थे दिल्ली, उस सारा रूट फिर दोबारा हमारे बीच में पड़ेगा नहीं। तो उसी तरह से ये वाला अगर यहाँ से चलना शुरू करता है ऊपर की तरफ, ये इसका घर है और इन कमाने गए हैं सूरज भगवान, तो चलना शुरू किए, एक बार इनके बीच में आया कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर चले गए कर्क रेखा पे, फिर रिटर्न आने के टाइम में भी तो ये खत्म थोड़े हो जाएगा, ये वाला फिर से पड़ेगा। तो 2 टाइम एक चक्कर लगाने में सूरज एक बार जब अप डाउन होता है तो उसको 2 बार किसको क्रॉस करना होता है? भूमध्य रेखा को। अब अगर यहाँ पे सूरज चमक रहा है तो इसके बीच की दूरी क्या है? बराबर है, ऊपर से भी बराबर है, नीचे से भी बराबर है, तो यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाती है। जब सूरज आपको कहाँ चमकता है? कहाँ चमकता है? मध्य रेखा पे या 0 डिग्री अक्षांश पे, या इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा पे, तो दिन और रात बराबर होता है। और चूंकि 2 बार ऐसा हो रहा है और दोनों तारीख क्या है? तो वो 21 मार्च है, वो है आपका 23 सितंबर हो गया। अब आपको समझ में आ गया? सबसे बड़ा दिन 21 जून का है, बता सकते हैं। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का है, और 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन बराबर का है। क्लियर? पढ़ाना जी सब पढ़ रहे हैं ना? कुछ विद्यार्थी सब आया है कि पढ़ाएंगे, सर पढ़ाइए इसी तरह से। देखिए जो चीजें आपको समझाया जाए ना, बिल्कुल आप उसको कवर कीजिए। हमको लगता है कि हम 2-3 साल से ज्यादा कोचिंग नहीं चलाएंगे, हम बंद करेंगे, तो आप लोग तब तक तैयार हो जाइए। ये ट्रांसफर करते हैं, तैयारी करने की ठीक है, तैयारी करने की ठीक नहीं करना है, तैयारी कैसे करना है? सर ये पढ़ा रहे हैं, तैयारी हम लोग कहाँ करते जाना, लिखिएगा पढ़। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा। अगर आपसे दिन का चर्चा नहीं करके रात का चर्चा कर दे कि सबसे बड़ा रात कब होता है, तो जब सबसे छोटा दिन तो उसका सबसे बड़ा रात, जब सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात। क्लियर? अगले पॉइंट, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होती है।
पॉइंट, पृथ्वी पर एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि 4 सूर्य ग्रहण होगी, यदि 4 सूर्य ग्रहण होगी तो 3 चंद्र ग्रहण होगी, और यदि 3 सूर्य ग्रहण होगी तो 4 चंद्र ग्रहण होगी, और यदि 3 सूर्य ग्रहण होगी तो 4 चंद्र ग्रहण होगी, 4 चंद्र ग्रहण होगी। सूर्य ग्रहण होगी तो 4 चंद्र ग्रहण होगी। अब सवाल होता है कि सूर्य ग्रहण कब होगी, चंद्र ग्रहण कब होगी? तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। और सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होगा, यानी कि अमावस्या को ऐसा जब संयोग बनेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गई तो उस दौरान सूर्य ग्रहण लग गया। और जब आपको सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पूर्णिमा के दिन आ जाएगी तो आपका क्या होगा, चंद्र ग्रहण। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अमावस्या को चंद्रमा आ जाएगी, तो सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पूर्णिमा को आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, देखिए इसको नॉर्मली आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वहां से टॉर्च आप जलाइए, ठीक है, आपको बोर्ड देखना, आप बोर्ड पे टॉर्च जला रहे हैं और बीच में मैं आ जाऊं तो बोर्ड आपको दिखाई देगा, मेरे पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा ना, क्योंकि मेरी छाया इस पर पड़ रही होगी। सेम कंडीशन होता है कि चंद्रमा, आप ध्यान होगा आपने ग्रह में लिखा था कि वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है तथा जो तारों की सहायता से चमकता है, तारों या ग्रहों की सहायता से चमकता है। ये बात ठीक है ना। तो चूंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य की सहायता से चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ता है तो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीच में पृथ्वी आ गई, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पहुंचने ही नहीं थी चंद्रमा के पास, तो चंद्रमा को कैसा दिखाई देगा, करिया चीज दिखता है, नहीं दिखता है। तो हम लोग को लगता है कि अच्छा जो है सो ग्रहण लग रहा है। अब आपके दिमाग में आया कि सर सीधा काहे नहीं लगता है, तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो गोलाई में ही ना उसको जो है सो ढकेगी, इसलिए हमको गोला कटता हुआ दिखता है। क्लियर। अगला पॉइंट, देखिए ये सब चीजें धार्मिक कारण है। देखिए वो नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक रीजन नहीं है।
साइंटिफिक रीजन में केवल ये चीज ध्यान रखना होता है कि आपको नेकेड आई से खुली आंखों से उस चीज को नहीं देखेंगे आप, क्योंकि उस समय जो सूर्य होता है वो बहुत अधिक मात्रा में परावैक्तिक किरणों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और उसको जो है इतनी ज्यादा मात्रा में निकलता है कि आपका जो ओजोन परत है सारे लेयर को कवर नहीं कर पाता। तो आप देखिएगा तो आपका आंख जो है सो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें जो है सो साइंटिफिक है, लेकिन ये चीजें धार्मिक है और कुछ चीजें माननी भी चाहिए। देखिए बहुत सारे समय में हम लोग आज के टाइम में हवाई जहाज बना रहे हैं, रावण बहुत पहले पुष्पक विमान पे घूमता था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है धार्मिक की सिद्धि पाकर के महात्मा ने लिखा है, उन चीजों को भी मानना चाहिए। खैर अगले पॉइंट में आइएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, सबसे नजदीक का तारा सूर्य, सूर्य पोस्ट में लिखिएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। एक बार और लिख लीजिए, कौन सा पेट खराब हो जाए। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सबसे नजदीक का तारा सूर्य, तथा दूसरा सबसे नजदीक का तारा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तथा दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, तथा दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन लिखिएगा 4.22 लाइट ईयर प्रोक्सिमा सेंचुरी है। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ठीक है।